नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव सीन कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम मास डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मास इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स लोकेशन। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम वेट मेज़र करना चाहते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स कई और पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है विच इज़ नॉट लाइक मास। ओके, अगर हम वेट का फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास वेट के दो फॉर्मूले हैं। किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हमें पता करना हो तो हम उसका मास को मल्टीप्लाई कर दें, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द नियरेस्ट प्लेनेट लग रही है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जी क्या होगा? ये जी वो एक्सेलरेशन होगा जो इस मास का ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करेगा, महसूस करेगा बिकॉज ऑफ द नियरेस्ट प्लेनेट और नियरेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? वेट मिलेगा एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स है, इसकी डायमेंशन न्यूटन जैसी है, इसकी यूनिट जो होगी वो बेसिकली न्यूटन होगी। इसका क्योंकि ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं जी। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। जी मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मास यही वाला है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट और सैटेलाइट। रेडियस बेसिकली सॉरी यहां पर स्क्वायर होगा। रेडियस का मतलब बेसिकली यहां पर उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है उस प्लैनेट से बेसिकली डिस्टेंस है। rp का मतलब रेडियस हम क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे उसका डिस्टेंस कितना। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप सरफेस ऑफ अर्थ पर खड़े हुए हैं तो आपका अर्थ से डिस्टेंस कितना, तो आप हो सकता है 0 बता दें या अक्सर लोग 0 बता दें और उसको सही भी कहें, लेकिन फिजिक्स कहती है कि अगर दो मासेस के बीच का डिस्टेंस पता करना है तो उनके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लिया जाएगा। तो अर्थ को अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस वाली ऑब्जेक्ट मान लें तो उसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर से बेसिकली डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का जब हम रखते हैं, अगर वो स्फेरिकल है तो वो रेडियस ही लिखा जाएगा। तो जो जनरल फॉर्मूला है फोर्स का वो एक ये वाला है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है तो फोर्स एट अर्थ ये क्या हो जाएगी? वेट एट अर्थ इज इक्वल टू जी। ऐसा ही लगेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अर्थ पे हो, मून पे हो, जुपिटर पर हो, कहीं भी हो, ये कभी भी बदलेगा नहीं। फिर मास ऑफ अर्थ लगेगा, फिर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लगेगा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लगेगा। तो ऐसे करके हम वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास m निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें क्या देगी? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ अब हम इसी फोर्स को, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही फोर्स को मून के ऊपर निकालने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। जी ऐसा ही लगेगा और मास ऑफ मून लिखा जाएगा और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर लिखा जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बेसिकली क्या होगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m ऑन द सरफेस ऑफ मून होगा। अब हमारा टारगेट क्या है? इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि हम क्या करें, यहां पर इसको मैं बंद कर देता हूं, धूप आ रही है तो सही नहीं दिख रहा है। ओके, अब हमारा टारगेट ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट और अर्थ पर वेट इसका कंपैरिजन चाहते हैं। ठीक, तो हम
हमने कुछ बातें पहले से पता कर रखी हैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। अर्थ का मास, मून का मास एंड अर्थ का रेडियस और मून का रेडियस। ठीक, तो हम ये मैं चारों चीजें लिखता हूं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? तो ये मुझे पता है 5.98 इंटू 10⁻⁴ kg। 5.98 इंटू 10⁻⁴ kg रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ बेसिकली, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो अर्थ का जो रेडियस है वो बेसिकली मीन रेडियस है। ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर। नाउ अब मून के पैरामीटर्स लिख लेते हैं। मास ऑफ मून इज इक्वल टू, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये मैं आपको अभी पेज नंबर भी बता दूंगा, 7.36 इंटू 10⁻22 kg। और रेडियस ऑफ मून, ये भी बेसिकली कैसा होगा? रेडियस भी एवरेज वैल्यू होगी। रेडियस ऑफ मून इज 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। सारी चीजें एसआई यूनिट में है, तो हमारी जो फोर्स आएगी वो भी बेसिकली एसआई यूनिट यानी कि न्यूटन में आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सारी वैल्यूज को अगर हम यहां पर रख दें तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ, क्या लिखेंगे हम? पहले हम ये लिखेंगे G/m/r² G/m/r² डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, RE²/G/m ऐसे करके मैंने लिख दिया। अगर डिवीजन है, यहां डिवीजन था, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लिकेशन से, और जो डिवीजन वाली चीजें थी उनको रेसिप्रोकेट कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। ऐसा मैं कर सकता हूं। आप देखिए m से कैंसिल हो जाएगा, हम क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका मास क्योंकि कंपैरिजन में आना नहीं चाहिए, उसका मास डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। जी भी नहीं डिपेंड करता इन पर, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक, हमारे पास क्या क्या बचा? मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये चारों वैल्यू हमारे पास है, दो यहां पर हैं, दो यहां पर हैं, और ये एनसीईआरटी के किस पेज पर हैं ये मैं बताता हूं। इट इज एट पेज नंबर 137, पेज नंबर 137, 137 पेज पर है ये, आप देख लेंगे इन वैल्यूज को। जब मैं यहां पर ये वैल्यूज पुट करता हूं तो मुझे ये आती है 1/6 के बराबर। तो देखिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट at moon will be equal to 1/6 time of weight of the object on the surface of earth। तो मुझे ये वैल्यूज मिलती है। इन वैल्यूज का क्या मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ की सरफेस पर 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन कहां पर है? अर्थ सरफेस पर, तो मून पर जाकर उसका वेट कितना हो जाएगा? तो मून पर जाके उसका वेट हो जाएगा 1 न्यूटन। कहां पर? मून पर। अच्छा, मास में कोई बदलाव आएगा उसके? नहीं, मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। मास में बदलाव नहीं आता, दरअसल इस फोर्स में बदलाव आ जाता है।
और इस फोर्स में बदलाव क्यों आता है? क्योंकि जिस प्लेनेट पर हम हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग लगाती है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है दोनों प्रोडक्ट के दोनों मास के प्रोडक्ट पर और रेडियस पर, या कहिए डिस्टेंस पर। तो ये दोनों प्लेनेट, ये अर्थ का और मून का डिफरेंट होता है, इसीलिए वेट हमें डिफरेंट मिलता है। और कितना फर्क आ जाता है? 6 गुना का फर्क आ जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर 10 न्यूटन का है अर्थ पर, तो मून पर कितने का होगा? 10/6 का होगा, यानी 5/3 का होगा। तो मून पर हमें वो हल्का लगने लगेगा, मून पर हमें वो हल्का लगने लगेगा। तो हल्का और भारी कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों लगता है? क्योंकि उसका वेट या उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू द नियरेस्ट प्लेनेट, या जिस प्लेनेट पर वो है, वो डिफरेंट होता है। जो उस डिफरेंट फोर्स की वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट अलग तरीके का फील होता है। बात समझ में आई क्या? ठीक, तो ये एक डेरिवेशन है। अगर आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये वाली चीज़ याद रखिए, और अगर आप एकेडमिक के लिए पढ़ रहे हैं, आपका इम्तिहान होगा उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इस पूरे डेरिवेशन को याद रखिए। ये अच्छे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करी है। इट इज़ नॉट प्रॉपर नोट्स। अगर आपको इम्तिहान के लिए पढ़ना है तो इसके प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए। मैंने सिर्फ आपको वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है और क्या फंडामेंटल यूज हुआ है ये समझाया मैंने। ओके, थैंक यू वेरी मच।